कल ही आरती डाले। हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर 5000 मेगा सीरीज का यह चौथा सेट है और आप लगातार विद्युत स्टडी चैनल को देखते रहिए। विद्युत स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने पहुंचाइए। और लगातार आप इस सीरीज को अगर देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वीडियो को देखने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और 95% लोगों की क्या होता है कि बस मोबाइल चालू कर दिए, 2 4 5 10 मिनट सुन लिए, उसके बाद बंद कर दिए। ठीक, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चाहे जो भी आप चैनल खोल के ऐसे अगर आप इस तरीके से उस चैनल को आप देख रहे हैं तो कोई मतलब उसका नहीं निकलने वाला है। आप वीडियो को देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। ठीक, जो आपको मैटर अच्छा लग रहा है उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे आप देखेंगे और देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 1 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो देखने से पहले आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सीरीज का चौथा पार्ट है हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि धारा के आरएमएस मान से एवरेज मान के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसमें बताइए कि इसका क्या कहते हैं, इसको जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला आपका क्या है, पहला आपका है फेज फैक्टर, दूसरा फार फैक्टर, तीसरा आपका मैक्सिमम वैल्यू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या सही होगा बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। ठीक, जो आपके धारा के आरएमएस से एवरेज मान के अनुपात को जो बोला जाता है वो कहा जाता है आपका पावर फैक्टर। ठीक, यह ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, इसको हम एक आपको टेक्निक से बता रहे हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। फार फैक्टर, पीक फैक्टर, कैसे इसका फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें टेक्निक हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, फिर आप भूलेंगे नहीं। फार फैक्टर, ठीक, फार फैक्टर बराबर आपका क्या हो रहा है, आई आर एम एस अपान आई एवरेज। ठीक है, आई आर एम एस अपान आई एवरेज। तो यहाँ पे एक हम शार्ट आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए फार फैक्टर याद करने की जो है ये आपकी ट्रिक है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेगा। एफ आर ए आपको याद क्या रखना है, एफ आर ए। ठीक, एफ आर ए याद रखना है आपको, और एफ आर ए से आपका फार फैक्टर याद हो गया। एफ का मतलब हो गया फार्म फैक्टर, आर का मतलब हो गया आर एम एस वैल्यू, और ए का मतलब हो गया एवरेज वैल्यू। ठीक, तो आपकी ट्रिक फार फैक्टर की ट्रिक है एफ आर ए। एफ मीन्स फार फैक्टर, आर मीन्स आर एम एस, ए मीन्स एवरेज। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं आपका कि फार फैक्टर का मतलब आर एम एस अपान एवरेज तो होता है। ठीक, आर एम एस अपान एवरेज। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि धारा का ही आर एम एस हो या धारा का एवरेज हो, यहाँ पे आपका बराबर भी आर एम एस, वोल्टेज का भी आर एम एस अपान वोल्टेज का भी एवरेज होता है। ठीक है, तो धारा का भी आरएमएस अपान एवरेज या वोल्टेज का आरएमएस अपान एवरेज होता है। और इसको जो इसकी वैल्यू होती है, कभी कभी डायरेक्ट इसमें पूछ लेता है कि फार फैक्टर का मान बताइए। फार फैक्टर का जो मान होता है, फार फैक्टर की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.11। ये बहुत फेमस मान है फार फैक्टर आकृति गुणांक, इसको आपको हिंदी में बोलते हैं आकृति गुणांक।
आकृत गुणांक। अब आकृत गुणांक है क्या भाई? देखिए जो हमारा जैसे 1.11 के है, ये आपके सेम जो आपकी आप जैसे जितने भी आप 132 KB, 11 KB, 33 KB, वो आपके 11 के मल्टीप्लाई में देख रहे हैं ना, 122 सॉरी 122 नहीं 132, 220, तो हम क्या देख रहे हैं 11 के मल्टीप्लाई में देख रहे हैं। तो 11 के मल्टीप्लाई में देखने का मतलब वह जो आपका है इसी फॉर्म फैक्टर से ही रिलेटेड होता है, इसीलिए आप देखते हैं जितनी भी राशि आपको मिलती है लगभग वो 11 से डिवाइड हो जाती है। तो ये आपका फॉर्म फैक्टर का मतलब होता है। दूसरा जो आपका फेमस है कि फॉर्म फैक्टर, आप लोग जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर का जो मान है वो आपका कितना है 1.11। लेकिन यह 1.11 किसका होता है ये तो आपको पता, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, यह आपके किस वेव फॉर्म का होता है। देखिए बहुत सारी आपकी वेव है, साइन, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, तमाम प्रकार। तो यह जो आपकी वैल्यू होती है वह साइन वेव की होती है। साइन वेव पाई आपका होगा, ये आपका 2 पाई। तो जो आपके फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 मिलती है, किस वेव की मिलती है, या आपकी मिलती है साइनोसॉइडल वेव या ज्यावक्री तरंग। ज्यावक्री तरंग की जो फॉर्म फैक्टर का मान है वह 1.11 है। ठीक, अगर यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताइए कि ट्रायंगुलर जो आपकी ट्रायंगुलर वेव है, त्रिभुजाकार वेव, तो त्रिभुजाकार वेव के फॉर्म फैक्टर का मान बताइए। अब इसका वैल्यू बदल जाएगा, तो ये फार्मूला तो वही होगा कि फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस अपॉन एवरेज। इसका भी फार्मूला यही होगा, लेकिन जो आपका आरएमएस अपॉन एवरेज है ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आपको इस ट्रायंगुलर वेव का अगर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है तो आप नोट कर लीजिए कि ट्रायंगुलर वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका मान होता है 1.16। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रायंगुलर वेव का 1.16 और साइनोसॉइडल वेव का 1.11। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं अगला, अगर आपके फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछ ले कि आप बताइए रेक्टेंगुलर वेव, आयताकार वेव का फॉर्म फैक्टर बताइए। आयताकार वेव का मतलब इस प्रकार से आपकी आयताकार वेव होगी। अगर इसका पूछ रहा है कि आप इसका बताइए आयताकार वेव का फॉर्म फैक्टर बताइए, तो आपको 2 पाई 3 पाई, ठीक, ये आपके ओमेगा टी। तो जब आपके रेक्टेंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर पूछता है तो रेक्टेंगुलर वेव के फॉर्म फैक्टर का मान है 1। इसको आप विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। रेक्टेंगुलर वेव या आयताकार वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका मान कितना होता है 1.11। साइनोसॉइडल का क्या होता है 1, जो आपके साइनोसॉइडल का होता है 1.11, रेक्टेंगुलर का होता है 1, और आपके ट्रायंगुलर वेव का क्या होता है 1.16। ठीक, और इनका कोई यह यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा से हम इसके बारे में और डिटेल आपको करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो आपको पता है। जैसे इसमें आपका है कि फॉर्म फैक्टर, एक तो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर में अब आपका नाम आ गया आरएमएस और अपॉन एवरेज। अगर हम वी आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि वी आर एम एस आ रहा है और वी एवरेज आ रहा है, आई आर एम एस आ रहा है और आई एवरेज। तो इसके भी बारे में हम यहीं पे जान लेते हैं। ठीक है, वी आर एम एस मतलब कि रूट मीन स्क्वायर होता है। वी आर एम एस को, इसको पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर। ठीक,
आरएमएस वैल्यू जो होती है उसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, मेजरिंग वैल्यू। आरएमएस का कई सारा नाम होता है। आरएमएस को इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, मेजरिंग वैल्यू भी बोला जाता है। देखिए, जब अगर आपका एसी इंस्ट्रूमेंट है, अगर एसी वोल्ट मीटर है, एसी एमीटर है, तो यह अगर आपकी वोल्टेज को मेजर कर रहा है एसी इंस्ट्रूमेंट, तो आपकी कौन सी वैल्यू बताएगा? वह आपके वी आरएमएस वैल्यू बताता है। ठीक, अगर एमीटर है और एमीटर आपका एसी एमीटर है तो कौन सी वैल्यू बताएगा? आई आरएमएस वैल्यू। ठीक, अगर यही चीज डीसी आपका डीसी एमीटर होता, डीसी एमीटर होता, तो डीसी एमीटर आपके अगर आप धारा को मेजर करते तो धारा की कौन सी वैल्यू बताता है? डीसी एमीटर धारा की आपके एवरेज वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो हमेशा आपको एसी अगर इंस्ट्रूमेंट होगा तो आपकी किसकी वैल्यू बताएगा? एवरेज का। और अगर डीसी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट होगा तो वह आपका डीसी इंस्ट्रूमेंट आपके एवरेज वैल्यू बताएगा। और एसी अगर आपका होगा एसी इंस्ट्रूमेंट तो वह किसकी वैल्यू बताएगा? आई आरएमएस की वैल्यू बताएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि आरएमएस और एवरेज होता क्या है। देखिए, वी आरएमएस बराबर वी मैक्स अपान रूट 2, या आई आरएमएस बराबर आई मैक्स अपान रूट 2। ठीक है, तो इसका अब एक इसका वैल्यू बहुत फेमस है, 0.707 वी मैक्स। ठीक, ये बहुत वैल्यू फेमस है, या 0.707 आई मैक्स, यह भी बहुत फेमस है। अब यह आपका जो वैल्यू 0.707 वी मैक्स या 0.707 आई मैक्स है, यह किस वेव की वैल्यू है, किस वेव फॉर्म का मान है? तो यह आपकी किस वेव फॉर्म का मान है? यह आपके है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का मान। किसके? साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का मान है 0.707, चाहे आपका वी मैक्स हो चाहे आपका क्या हो, इसी में आई मैक्स चाहे लिख दीजिए। ठीक, दोनों की वैल्यू। और इसका फार्मूला क्या है? वी आरएमएस और वी मैक्स अपान रूट 2। अब इसी में पूछ लेता है कि जो आपका वी आरएमएस है, अगर इसका आप बताइए कि रेक्टेंगुलर वेव का क्या होगा? रेक्टेंगुलर वेव का क्या होगा? तो रेक्टेंगुलर वेव का जो होता हो आपका बता रहे हैं हम आपको। देखिए, रेक्टेंगुलर वेव आपका अगर है तो रेक्टेंगुलर वेव किस प्रकार से बनेगी? ठीक, और आपका अगर यही पूछता है कि ट्रायंगुलर वेव का क्या होगा, तो देखिए रेक्टेंगुलर वेव की जो वैल्यू होती है वो आपके मिलेगी 1 वी मैक्स या 1 आई मैक्स, चाहे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 वी मैक्स का मतलब है कि वी आरएमएस बराबर वी मैक्स, यह आपकी रेक्टेंगुलर वेव का दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जो वी मैक्स की वैल्यू होती है वही आपके वी आरएमएस की वैल्यू होती है। और आपके अगर एक ट्रायंगुलर वेव का पूछता है कि ट्रायंगुलर वेव का वी आरएमएस का मान बताइए, आई आरएमएस का मान बताइए। देखिए, वी आरएमएस और आई आरएमएस का मान इक्वल होता है, चाहे जो भी वेव होगी आपके। तो यहाँ पे आपके ट्रायंगुलर वेव का होता है 0.578, इसको हम वी मैक्स भी कह सकते हैं, इसको 0.578 को हम आई मैक्स भी कहते हैं। ठीक है, यह आपके वी आरएमएस की वैल्यू है और यह आपके आई आरएमएस का मान है। तो आई आरएमएस या वी आरएमएस दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। ठीक, यह आपका एक साइनोसॉइडल वेव का, यह आपका एक रेक्टेंगुलर वेव का, और यह आपकी किसका है?
यह आपके है ट्रेंगुलर वेव का। अब इसमें एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे, देखिए कभी कभी कन्वर्टेड फॉर्म में पूछ लेता है कि आप बताइए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का IRMS का मान बताइए या VRMS का मान बताइए। तो देख रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में आपके IRMS या VRMS का मान बताइए। तो फुल वेव रेक्टिफायर अगर आपका पूछ रहा है तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, जो आपके साइनोसॉइडल वेव की होती है वही वेव इसकी भी वैल्यू होती है 0.707। ठीक है, तो साइनोसॉइडल और साइनोसॉइडल वेव और जो आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू आरएमएस और एवरेज की बराबर होती है। चाहे यही आपके फुल वेव का आप कहिए, चाहे इसको आप साइनोसॉइडल वेव का कहिए, लेकिन यही अगर आपसे पूछ ले कि हाफ वेव को बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको बताना है आरएमएस VRMS का मान। तो हाफ वेव के रेक्टिफायर के VRMS का मान होता है 0.5 Vmax। ठीक, यह IRMS का मान होता है 0.5 Imax। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं वैल्यू, जितना भी वैल्यूज बता रहे हैं सबका आप नोट करते जाइए एक आप कॉपी में, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके बाद आपका एवरेज वैल्यू की बात आई। एवरेज वैल्यू V एवरेज, इसको औसत मान बोलते हैं। ठीक, अब इसको 2Vmax, इसका फार्मूला है 2Vmax अपान पाई। तो 2Vmax अपान पाई इसका फार्मूला। अब इसकी वैल्यू अगर पूछता है तो आप इसको बताते हैं ना 0.636 Vmax, या इसी को आप 2Imax करंट के फॉर्म में अपान पाई 0.636 Imax। ठीक है, यह I एवरेज की वैल्यू है। तो I एवरेज और V एवरेज दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और लेकिन यह आपकी वैल्यू किसका बताया जा रहा है, तो यह किस वेव फॉर्म का है, यह आपके है साइनोसॉइडल 0. यह बहुत फेमस है, लेकिन लोग बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं कि यह किसका वेव है, बस यही याद कर लेते हैं। लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए कि 0.636 Vmax या 0.636 Imax यह किसका मान है, तो यह आपकी ज्यावक्री तरंग का मान है। किस तरंग का मान है, ज्यावक्री या साइनोसॉइडल वेव का मान है। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, यहीं पे जो आपका साइनोसॉइडल वेव का मान होता है वही आपके फुल वेव रेक्टिफायर की भी वैल्यू होती है। वही आपकी किसकी वैल्यू होती है, फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो जितना आपके फुल वेव रेक्टिफायर का अगर पूछता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का आप V एवरेज बताइए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.636 Vmax। ठीक, अगर यही आपका पूछता है IRMS का मान बताइए फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इसका भी मान 0.636 Imax हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं अगला। इसमें जैसे इसमें आपसे पूछ लेगा कि V एवरेज की वैल्यू या I एवरेज की वैल्यू ट्रेंगुलर का बताइए, ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का। ठीक, तो ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का आपका जो होता है वह आपका होता है 0.5 V एवरेज। ट्रेंगुलर वेव का क्या होता है 0.5, या I एवरेज ट्रेंगुलर वेव का होता है 0.5 Imax। ठीक, इसके बाद अगर यही रेक्टेंगुलर का पूछता है, रेक्टेंगुलर वेव का I एवरेज या V एवरेज पूछता है, रेक्टेंगुलर का वेव का भी मान एक होता है
तो इसका भी आपका आई एवरेज की वैल्यू जो मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक, 1 वी मैक्स या वी एवरेज की वैल्यू जो मिलेगी 1 वी मैक्स, ठीक, यहाँ पे आई मैक्स होगा क्योंकि करंट के फॉर्म में या आपके वोल्टेज के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये डाटा जो सारे आपको बताया जा रहा है इसको आपको याद रख लेना है क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक। इसके बाद आपका है नेक्स्ट 32 नंबर। 32 नंबर आपका देख रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, रिएक्टिव पावर की यूनिट बताइए। तो आप बताइए कि क्या होती है रिएक्टिव पावर की यूनिट। पहला है वाट, दूसरा है किलोवाट, तीसरा आपके है VAR वोल्ट एम्पियर और चौथा है वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है VAR का मतलब। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा हम बता रहे हैं आपको, इसमें जो आपका रिएक्टिव पावर है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा सही होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा भाई, तीसरा ऑप्शन सही होता है, ठीक। अब थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है। देखिए जो आपकी पावर है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक। एसी में पावर 3 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को हम बोलते हैं VI cos phi। रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को VI sin phi। अपीरेंट पावर को VI, ठीक है। तो एक्टिव पावर को आपके VI cos phi, रिएक्टिव पावर को VI sin phi और अपीरेंट पावर को कहते हैं VI, जिसको आप बोलते हैं आभासी। अब इसमें आपके आभासी जैसे जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, KVAR KVA में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, KVA में। या ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA में होती है। तो MVA का मतलब जो आपकी कौन सी पावर, ट्रांसफार्मर जो आपकी अपीरेंट पावर की बात हो रही है यहाँ पे VA, यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। तो आपकी किस पावर की बात हो रही है, अपीरेंट पावर की, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसमें रिलेशन मिलता है इन तीनों पावरों में, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अपीरेंट पावर बराबर, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अपीरेंट पावर और अंडर रूट एक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर, या इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि KVA बराबर, किलो वोल्ट में सब आ गया आपका, किलो में कन्वर्ट कर दिए। तो KW का होल स्क्वायर मतलब किलोवाट और KVAR का होल स्क्वायर। तो KVA किसको दिखा रहा है, किस पावर को, ये आपके अपीरेंट पावर को। KW किस किलोवाट किसको दिखा रहा है, एक्टिव पावर को। और KVAR किसको दिखा रहा है, आपके रिएक्टिव पावर को। तो यही पूछा जा रहा है कि यूनिट क्या है रिएक्टिव पावर का, तो KVAR या VAR। इसमें किलो वोल्ट की बात नहीं किया है, इसमें VAR की सिर्फ बात किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 32 नंबर आपका क्या है। 32 नंबर में आपके हैं कि हॉट वायर एमीटर
आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो हॉट वायर का प्रयोग किसको मेजर करने के लिए, किसको मापने के लिए या किस पर यूज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किस सप्लाई के लिए? तो आपका है कि ओनली एसी, ओनली डीसी, बोथ एसी और डीसी, चौथा है नन ऑफ दी एबव। तो इसमें किसके लिए हम यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर? बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? चलिए इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको क्या सही होगा और इसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। देखिए इसका यूज हम हॉट वायर एमीटर का यूज जो हम करते हैं वह एसी और डीसी दोनों के लिए करते हैं। हॉट वायर एमीटर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों के लिए करते हैं। तो ये हम आपको इसमें बताएंगे कि जब इंस्ट्रूमेंट का मैं एक लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में दिया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। उसमें हमने आपको बताया कि हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें डैम्पिंग कैसे यूज होगी, कंट्रोलिंग कौन सी यूज होती है, ठीक, उसका टार्क के बारे में तो हमने सारा डिटेल उस लेक्चर में बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है उसको खोल के देखिए और उसमें से सारा डिटेल आपको हॉट वायर टाइप एमीटर इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज हम एसी और डीसी दोनों पे करते हैं। इसकी पूरी डिटेल लेने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक देखिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? एसी और डीसी वोल्टेज केबल और एसी और डीसी करंट केबल, एसी करंट, एसी वोल्टेज। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चलिए इसका हम आंसर बता रहे हैं आपको। देखिए यह आपका है, इसका ऑप्शन सही होगा ए, एक नंबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे सिर्फ केवल ओनली हम क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर सिर्फ कर पाते हैं क्या? वोल्टेज को, ठीक। इससे सिर्फ हम वोल्टेज नापते हैं और वह कौन सा वोल्टेज की सप्लाई का, चाहे वह एसी का वोल्टेज हो, एसी सप्लाई हो, चाहे डीसी हो, ठीक। तो जो आपका यह इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है वो स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है? वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब कौन से वोल्टेज मेजर करने के, चाहे एसी सप्लाई का वोल्टेज में मेजर करना हो, चाहे डीसी सप्लाई का। इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग न करंट के लिए करते हैं ना पावर के लिए, सिर्फ किसके लिए करते हैं? ये आपका सिर्फ वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में डिटेल आपको देखना है, जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंस्ट्रूमेंट का आप टॉपिक देखिए, उसमें पूरी डिटेल और मिल जाएगी। डैम्पिंग, आपके कंट्रोलिंग, टार्क्स, सब के बारे में। नेक्स्ट 35 नंबर, ठीक। वाट मीटर। वाट मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है वह किसकी बनी, कैसी होती है? वाट मीटर की प्रेशर कॉइल कैसी होती है? पहला आपका है महीन तारों की अधिक टर्न, महीन तारों की कम टर्न, मोटा तार, पतला तार। तो किसका होता है? बताइए इसका ऑप्शन। चलिए हम आपको बता रहे हैं। वाट मीटर की जो आपका वाट मीटर होता है, इससे हम क्या मेजर करते हैं पहले तो जान लीजिए। वाट मीटर से वाट अर्थात पावर को नाप मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? वाट मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। यह आपके जो आपका वाट मीटर होता है इस प्रकार से, ये आपके, ठीक, प्रेशर कॉइल है, यही है। ये आपकी क्या है? ये आपकी करंट कॉइल होती है,
करंट कॉइल, और ये आपकी कौन सी कॉइल है? प्रेशर कॉइल। ठीक, इसको प्रेशर कॉइल बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है देखिए, जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है वो महीन तारों की अधिक टर्न की बनी होती। कौन सी कॉइल? प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल क्या होती है? करंट कॉइल जो आपकी होती है वह आपके मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होती है। दूसरा, इसमें कभी कभी पूछ लेता है जो हमारी प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल कैसे जुड़ी होती है? तो प्रेशर कॉइल देख रहे हैं, यह आपके समांतर पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। प्रेशर कॉइल आपकी कैसे जुड़ी है? पैरेलल में जुड़ी है। और जो आपकी करंट कॉइल होती है यह कैसे जुड़ी होती है? तो यह आपके सीरीज में जुड़ी होती है। देख रहे हैं, सीरीज में। और जो प्रेशर कॉइल है इसको कनेक्ट करने का कई मेथड है। एक तो कंडीशन है कि हम प्रेशर कॉइल को करंट कॉइल के पहले जोड़ देते हैं। दूसरी कंडीशन में है कि प्रेशर कॉइल को हम करंट कॉइल के बाद में जोड़ते हैं। ठीक, तो ये क्यों जोड़ते हैं, पहले क्यों जोड़ते हैं, बाद में, इनको हम डिटेल में इंस्ट्रूमेंट में जब आपको वाट मीटर पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे क्यों जोड़ा जाता है, क्या आखिर वजह ऐसी है जो पहले जोड़ा जाता है बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है थ्री फेज 4 वायर सर्किट में पावर मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो 3 फेज 4 वायर सर्किट में पावर मापने में प्रयोग होता है कौन सा आपका वाट मीटर यूज होता है? पहला आपका है 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर, 4 वाट मीटर। तो थ्री फेज का मतलब 1 2 3 4 R Y V और L। ठीक, अब इस फेज की पावर को मेजर करने के लिए आपको कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें कौन सा सही होगा? 3 फेज 4 वायर के लिए आप कौन सा यूज करेंगे? चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है, इसका देखिए 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। देखिए अब इसमें आपको बता रहे हैं, यह आपके 3 वाट मीटर विधि। देखिए एक आपको मेथड होता है कि 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर मेथड का मतलब 1 वाट मीटर से हम पावर को मेजर करते हैं। 2 वाट मीटर मेथड सबसे कारगर विधि है, 2 वाट मीटर मेथड। क्यों? 2 वाट मीटर विधि से हम बैलेंस और अनबैलेंस, दोनों लोड की जो पावर होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो 2 वाट मीटर मेथड सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और यह जो आपका है कि 3 वाट मीटर मेथड, या जो 3 वाट मीटर मेथड है, या अनबैलेंस कंडीशन के लिए है। अनबैलेंस कंडीशन के लिए 3 वाट मीटर मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? तो 2 वाट मीटर मेथड। ठीक, चलिए इसके बाद 37 नंबर, किस उपकरण में एक डिस्क होती है? तो किस उपकरण में एक डिस्क होती है? पहला आपका ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर। इनमें से कौन सा सही होगा? किसमें होता है बताइए। चलिए हम आपको बता रहे हैं इसका ऑप्शन आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर सही होगा इसका जो आपका आंसर है यह आपका है एनर्जी मीटर। यह क्या है आपका? एनर्जी मीटर। ठीक, एनर्जी मीटर पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं एनर्जी मीटर एनर्जी मीटर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी
विद्युत ऊर्जा को मेजर करते हैं कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं, विद्युत ऊर्जा को मेजर किया जाता है। घरों में आपका क्या लगा होता है? एनर्जी मीटर। ठीक, घरों में आपके क्या लगा होता है? एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर में ही क्या होती है? आपकी डिस्क होती है। डिस्क का मतलब एक चकती। यही डिस्क, अब ये आपके आजकल तो डिजिटल आपके एनर्जी मीटर आ गए हैं। जो पहले आपके एनालॉग होते थे, तो एनालॉग जो आपका होता एनर्जी मीटर होता था, उसमें आपकी डिस्क यूज होती थी। डिस्क का मतलब चकती यूज होता था, और उसमें बहुत सारे डिस्क होते थे। तो देखते थे कभी, अगर आप एनालॉग एनर्जी मीटर देखे होंगे तो उसमें इस प्रकार से होता है। यहीं पे हम रीडिंग देखते थे, ये 2 3 4, और यहाँ पे आपका जो अंक था ऐसे चलता रहता है वो। तो जो आपका अंक या आपका जैसे 6 है, फिर यही 7 हो जाता था, 8 हो जाता है, 9, ऐसे बढ़ता रहता था। तो वो डिस्क आपकी चलती रहती थी, आपकी रीडिंग जो रीडिंग थी वो बढ़ती जाती थी। ठीक, तो अब ये आपका क्या है कि डिस्क का यूज हम किस में करते हैं? एनर्जी मीटर में। और डिस्क के बारे में और डिटेल हम आपको बताएंगे जब एनर्जी मीटर आपको पढ़ाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, देखिए क्रीपिंग होती है। तो क्रीपिंग आपकी किस में होती है? एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, आपके आल। तो क्रीपिंग आपकी किस में होती है भाई? चलिए बताइए इसका आंसर। तो आपका क्रीपिंग का जो प्रभाव है वो किस में पाया जाता है? देखिए, चलिए हम इसको बता रहे हैं, इसका क्या होगा आंसर? क्रीपिंग। तो क्रीपिंग जो होती है यह आपके किस में मिलती है? एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर में आपको क्रीपिंग एक मिलेगी, क्रीपिंग का टर्म मिलता है। और वो क्रीपिंग का टर्म होता क्या है मैं उसको बता रहा हूँ आपको। देखिए, एनर्जी मीटर में क्या मिलेगा? क्रीपिंग। और एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? एनर्जी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? तो इंटीग्रेटिंग टाइप का है, समाकलन प्रारूपी इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी मीटर। और एमीटर किसके हैं? एमीटर और वोल्टेज आपके क्या हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आपके इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और इंडिकेटिंग, तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और आपके रिकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्रीपिंग क्या होता है। क्रीपिंग एक एरर होती है एनर्जी मीटर में। क्रीपिंग क्या होती है? एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एक एरर होती है, एक त्रुटि होती है। अगर आपकी एनर्जी मीटर में क्रीपिंग आ जाएगी तो होगी क्या दिक्कत? देखिए, एनर्जी मीटर में क्रीपिंग आने का आपको प्रॉब्लम होगी। क्रीपिंग आ जाने से आपकी जो रीडिंग है, एनर्जी मीटर की जो रीडिंग है वह आपकी बढ़ जाती है। एनर्जी मीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। अच्छा, बढ़ती क्यों है? जो आपकी डिस्क है, जैसे आप भी नो लोड की भी कंडीशन में, नो लोड के भी कंडीशन से आप सारी अपने घरों के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिए हैं, कोई लोड नहीं है, तब भी आपका जो, अगर आपकी एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर होगी तो जो डिस्क है वह धीरे धीरे क्या होगी? धीरे धीरे चलती रहेगी। ठीक, और जब डिस्क आपकी धीरे धीरे चलती रहेगी तो आपका जो एनर्जी मीटर है रीडिंग भी बताएगा। इससे आपका क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट अपना यूज ही नहीं कर रहे हैं और उस समय भी आपका एनर्जी मीटर आपसे चार्ज ले रहा है। ठीक, तो क्रीपिंग एरर क्या होता है कि नो लोड पे आपकी डिस्क चलती रहती है, जिससे आपका मीटर रीडिंग बताएगा और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? क्रीपिंग एरर को खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रीपिंग एरर नहीं खत्म करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो क्रीपिंग एरर खत्म कैसे करते हैं? देखिए, जो क्रीपिंग एरर खत्म करने के लिए हम डिस्क में अपोजिट साइड, जैसे आपकी डिस्क होगी उसमें अपोजिट साइड में हम होल कर देते हैं। ठीक, जैसे डिस्क लगी होती है, 2 डिस्क है ऊपर नीचे, हम उसके होल कर देंगे। तो डिस्क में जब होल कर दिया जाता है अपोजिट साइड में, ठीक, तो अब आपका क्या होता है? जो क्रीपिंग एरर होती है उसको हम
खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रीपिंग एरर होने का कारण क्या होता है? जैसे क्रीपिंग एरर होने का कारण है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब एनर्जी मीटर आपका वाइब्रेट कर रहा है तो आपकी क्रीपिंग एरर आ जाएगी, डिस्क आपकी चलने लगती है नो लोड पे भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी आपके क्रीपिंग एरर आ जाती है। और जो आपका पोटेंशियल कॉइल है जिसको आप प्रेशर कॉइल बोलते हैं, उसके क्रॉस आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज, पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस क्या आ जाता है? अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है तो वह भी रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? क्रीपिंग एरर के लिए। तो क्रीपिंग एरर के लिए आपकी क्या, किसके कारण क्रीपिंग एरर होते हैं? पहला है वाइब्रेशन, ठीक, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, तीसरा है कि एक्स्ट्रा आपकी वोल्टेज रिस्पांसिबल हो जाता है किसके क्रॉस? आपके पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल के क्रॉस, ठीक है। तो क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं? डिस्क में हम होल करते हैं अपोजिट साइड में। इसके बाद 39, मेगर में कंट्रोलिंग टार्क किसे प्रदान किया जाता है? तो कंट्रोलिंग टार्क किससे आप प्रदान करते हैं? कंट्रोलिंग टार्क, एक आपकी डैम्पिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क होती है, जिसको आपको इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाया गया है। देखिए, मेगर में कंट्रोलिंग टार्क किसे प्रदान किया जाता है? स्प्रिंग से, ग्रेविटी से, कॉइल से, एडी करंट से। तो बताइए इसमें से किसका होगा? इसमें से आपका ऑप्शन है, हम बता रहे हैं आपको, जो इसमें आप देखिए, जो कंट्रोलिंग टार्क होता है, एक तो हम स्प्रिंग से, जैसे हमारा एमीटर है, एमीटर में या वोल्ट मीटर या वाट मीटर है, अगर इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हम कंट्रोलिंग टार्क चाहे ग्रेविटी से चाहे स्प्रिंग से प्राप्त करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब से ये आपका पॉइंटर है, ठीक, पॉइंटर। अब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है टीडी आपके पॉइंटर को आगे की तरफ लेके जाएगा और इसी के जस्ट विपरीत में लगता है कंट्रोलिंग टार्क, ठीक। तो कंट्रोलिंग टार्क आपका दो प्रकार से, एक तो हम स्प्रिंग से जनरेट करते हैं और एक आपका ग्रेविटी से करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मेगर की। तो मेगर में कॉइल से हम कंट्रोलिंग टार्क को जनरेट करते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग टार्क किससे प्रदान करते हैं मेगर में? कॉइल से, कुंडली से। अब मेगर का प्रयोग क्यों करते हैं भाई? मेगर का प्रयोग हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का प्रयोग करते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस का टाइप है, रेजिस्टेंस आपका 3 टाइप का होता है, लो, मीडियम और हाई। तो हाई रेजिस्टेंस के लॉस ऑफ चार्ज मेथड या आपके मेगर का प्रयोग करके हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? केल्विन डबल ब्रिज का नाम सुने होंगे। लो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से 1 ओम से कम मान के रेजिस्टेंस को हम लो रेजिस्टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और इससे हम इसको मेजर करने के लिए एक आपका केल्विन डबल ब्रिज यूज करते हैं या वो एमीटर और वोल्ट मीटर अलग से, सिंगल से, ठीक है। और माध्यम के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज या प्रतिस्थापन ब्रिज द्वारा हम मीडियम रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेगर की गति रखी जाती है। मेगर की जो गति है वो कितने होती है? 120, 100, 160, 400। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका है, हम बता रहे हैं, इसका आंसर है 160 आरपीएम। मेगर की जो गति रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 160 आरपीएम, ठीक है। अर्थात मेगर को 160 आरपीएम की स्पीड पर घुमाया जाता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।